नमस्कार वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। वैक्सीन हथियार लेकिन इसकी सुस्त रफ्तार ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि देश भर के साथ ही साथ झारखंड में भी टीकाकरण जारी है, लेकिन रफ्तार इतनी सुस्त है कि अब तक 45 प्लस के 72% लोग और 18 प्लस के 98% लोगों का ही टीकाकरण हो सका, जिसको लेकर वैज्ञानिकों ने अब चेतावनी दी है। दरअसल वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाया नहीं गया तो कोरोना की तीसरी लहर 6 से 8 महीनों के अंदर ही आ जाएगी। झारखंड में अभी तक 45 साल से ज्यादा उम्र के सिर्फ 28% और 18 साल से ज्यादा वालों में सिर्फ 1.46% लोगों को ही टीका लगा है, जबकि झारखंड की आबादी है 3.7 करोड़। तेलंगाना में 54.5 लाख वैक्सीन लग चुकी है। अन्य राज्यों की भी हम बात करेंगे आज के दिन कि आखिर झारखंड के तुलना में वहां पर कैसे हालात हैं, कितना वैक्सीनेशन हुआ, वहां पर कितने लोगों को टीका लगा, इन तमाम मुद्दों पर आज के दिन प्रकाश हम डालेंगे। लेकिन अगर इसकी रफ्तार अगर स्लो है तो इसके पीछे मुख्य वजह क्या है? क्योंकि बार बार ये कहना राज्य सरकार से कि केंद्र की तरफ से मदद नहीं मिल रही, और राज्य सरकार को ये कहना केंद्र की तरफ से कि नहीं, राज्य सरकार ही बेहतर काम नहीं कर रही। तो चलिए, वीआईपी न्यूज के एडिटर कुंदन कृतक जी आज के दिन लाइव में बैठे हैं। कुंदन जी, देखिए, वैक्सीनेशन ही हथियार है, लेकिन अगर इसकी रफ्तारी अगर स्लो पड़ जाएगी तो फिर एक ये चिंता का विषय है, गंभीर बात है, क्योंकि अगर तीसरी लहर ने अगर दस्तक दे दी तब तो हालात इस वाली तस्वीरों से भी दर्दनाक हो सकते हैं। कुंदन जी, देखिए सागर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अगर तीसरी लहर से बचना है, वो चाहे राज्य को या देश को, किसी को भी बचाना है, तो इसके लिए टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को टीका सुनिश्चित कराकर ही तीसरी लहर के खतरे से बचा जा सकता है। अब जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, जितने भी हैं, इन तमाम लोगों का मानना है कि तीसरी लहर की संभावना अगले 6 से 8 महीनों में है, और उसके पहले ही हमें तीसरी लहर के लिए तैयार हो जाना होगा। जिस तरीके से कोरोना वायरस अपने अलग अलग रूपों के साथ अटैक कर रहा है, तो इसमें तीसरे लहर के अटैक को या तीसरे लहर के खतरे को हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और खास करके अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो झारखंड की जो स्थिति है टीकाकरण में, 45 प्लस की बात कर लें या 18 प्लस की बात कर लें, दोनों एज ग्रुप्स में टीकाकरण की रफ्तार बहुत ही स्लो है। अब इसके पीछे चाहे जो भी वजह हो, वैक्सीन का नहीं मिलना, राज्य को वैक्सीन मुहैया ना हो पाना, या ऐप की समस्या, कोविन ऐप जिस पर रजिस्ट्रेशन होता है, स्लॉट बुक किए जाते हैं, इन तमाम वजहें चाहे जो कुछ भी हों, लेकिन अगर कहीं तीसरी लहर ने आक्रमण कर दिया तो आप समझ लें सागर की जो तस्वीरें हमने दूसरी लहर में देखी हैं, उससे कहीं खतरनाक और विभत्स नज़ारे हमें तीसरी लहर में देखने को मिल सकते हैं जी। अभी जो स्थिति है, जिस तरीके से मृत्यु दर दिखाई दे रहा है या जिस तरीके से संक्रमित मरीजों की मृत्यु होती रही है, हमने कई ऐसे मामले देखे हैं जिन मामलों में दोनों टीके लेने के बावजूद लोगों की मौत हो जा रही है। तो अगर तीसरी लहर के बचाव का कोई तरीका है तो एकमात्र टीकाकरण, और टीकाकरण की जो रफ्तार है उस रफ्तार से झारखंड को कम से कम 3 साल लगेंगे पूरी आबादी को के टीकाकरण करने में। और 3 साल के पहले कोरोना के कितने चरण आएंगे और जाएंगे और राज्य की क्या हालात होंगे, यह दूसरे चरण से बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, तीसरे चरण को लेकर, टीकाकरण की रफ्तार को लेकर स्थिति खतरनाक दिखाई दे रही है सागर। लेकिन कुंदन जी, आखिर की रफ्तार पर इतना अधिक अंकुश क्यों देखा जा रहा है? इतनी अधिक रफ्तार स्लो क्यों है? क्योंकि देखिए, बार बार राज्य सरकार का ये कहना कि केंद्र की तरफ से मदद नहीं मिल रही है, केंद्र का यह कहना कि राज्य सरकार ही बेहतर काम नहीं कर रही है, वैक्सीन भी पहुंचा दी गई है। मेन यहां पर प्रॉब्लम कहां पर क्रिएट हो रही है कुंदन जी? देखिए सागर, झारखंड की आबादी है लगभग 3.25 करोड़, और 3.25 करोड़ की आबादी में 18 साल से नीचे की जनसंख्या, अगर उसकी आबादी मान के चलें तो लगभग 1 करोड़ की आबादी है जो 18 साल से नीचे की है। तो 2.25 करोड़ की आबादी को टीकाकरण किया जाना है।
और 2.25 करोड़ की आबादी के टीकाकरण के लिए लगभग 4.5 करोड़ टीके की खुराक की जरूरत होगी। वो चाहे कोवैक्सीन की बात कर लें या कोविशील्ड की बात कर लें, दोनों टीकों की खुराकों को मिलाकर अगर देखा जाए तो राज्य की जरूरत 4.5 करोड़ खुराक की है। अब स्थिति यह है कि राज्य सरकार ने दोनों भारत बायोटेक को और सीरम इंस्टीट्यूट को, दोनों को 50-50 लाख टीकों के अग्रिम आदेश दे रखा है। अब वहां से टीकों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अब या तो निर्माता कंपनियों की समस्याओं को मान लें या केंद्र सरकार की बात कर लें, चाहे वजह जो कुछ भी हो, लेकिन स्थिति यह है कि झारखंड को अभी तक जो टीके मिले हैं वह टीके पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं और झारखंड सरकार ने टीकाकरण करने के लिए जितने केंद्रों की स्थापना कर रखी थी, जो व्यवस्था कर रखी थी, उस लिहाज से यह टीके की खुराक काफ़ी कम है। ऐसे में लाजमी है कि जो रफ्तार है टीकाकरण की, वह रफ्तार अपने आप में चिंताजनक है। और इसके पीछे जहां निर्माता कंपनियां एक तरफ कम आपूर्ति की बात कर रही हैं क्योंकि प्रोडक्शन उनका कम है, बाकी तमाम राज्यों से खरीद का आदेश दिया गया है और साथ ही साथ केंद्र सरकार के ऑर्डर्स को भी सप्लाई करना है, तो इन तमाम चीज़ों में देखें झारखंड कहीं ना कहीं वरीयता या प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत नीचे आ रहा है और शायद यही वजह है कि झारखंड को टीके की खुराक उचित मात्रा में मुहैया नहीं हो पा रहे हैं। और इन्हीं बातों को लेकर शायद झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कल एक इंजेक्शन पिटीशन भी डाला है और उसमें उन्होंने आग्रह किया है सुप्रीम कोर्ट से कि झारखंड में या पूरे देश में कोविन जिस ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग की जा रही है, उसके बजाय झारखंड ने जो खुद से एक अपना ऐप डेवलप किया है, उस ऐप के जरिए ही उसकी बुकिंग की जाए ताकि कुछ सहूलियत मिल सके और टीकाकरण की प्रक्रिया को आराम से और सुविधाजनक तरीके से चलाया जा सके। सागर लेकिन अब कुंदन जी लग रहा है कि अब वक्त आ गया है, क्योंकि अगर एक्सपर्ट वैज्ञानिक अगर ये कह रहे हैं कि 6 से 8 महीनों में अगर तीसरी लहर ने दस्तक दे दी तो फिर हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन रणनीतियों में क्या बदलाव करना चाहिए सरकार को ताकि हम अब अधिक से अधिक वैक्सीनेशन की तरफ हम बढ़ें, अधिक से अधिक लोगों की जांच हो सके, क्या करना चाहिए कुंदन जी? देखिए, दूसरी लहर की अगर बात कर लें तो राज्य सरकार दूसरी लहर को लेकर काफ़ी संजीदापूर्ण तरीके से कार्रवाई कर रही है। जहां राज्य सरकार ने स्वास्थ्य संसाधनों में काफ़ी तरक्की की है। अगर हम बात कर लें सामान्य बेड वाले अस्पतालों की, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की या आईसीयू और वेंटिलेटर बेड्स की, तो उसकी संख्या में काफ़ी इजाफा किया गया है। अगर दूसरे चरण के शुरुआती आंकड़ों को देख लें और आज के मौजूदा आंकड़ों को देख लें तो इन दोनों आंकड़ों में काफ़ी फर्क है। जिस तरीके से सुविधाओं की वृद्धि की गई है और राज्य में प्रतिदिन कुछ नए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स का भी निर्माण किया जा रहा है। राजधानी रांची के पास इटकी के टीबी सैनिटोरियम को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में बदला जा रहा है, जहां पर 300 बेड की व्यवस्था की जा रही है। इसे 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 150 बेड और दूसरे चरण में 150 बेड की स्थापना की जाएगी। जिस तरीके से अगर हम बात कर लें टेस्टिंग की, तो अब शहरों से निकलकर टेस्टिंग अभियान को गांव तक पहुंचाया जा रहा है और जिस तरीके से गांव में संक्रमण की खबरें आ रही हैं, तो टेस्टिंग होने से गांव में संक्रमण का स्तर पता चल पाएगा और साथ ही साथ संक्रमण का स्तर पता चलने से उनके इलाज में सहूलियत होगी और उनका इलाज सहूलियत पूर्ण तरीके से किया जा सकेगा, यह संभव हो सकेगा। तो जहाँ राज्य सरकार ने इन तमाम संसाधनों का विकास किया है, अब इस दूसरे चरण के साथ एक नया खतरा आ गया है ब्लैक फंगस का। म्यूकर माइकोसिस की जो बात हम करते हैं, उसके लिए भी राज्य सरकार ने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। रिम्स में और बाकी हॉस्पिटलों में डेडिकेटेड वार्ड बना दिए गए हैं और वहां पर उन मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जो जरूरी दवाइयां हैं या जो जरूरी इंजेक्शन हैं, उसके लिए भी निर्माता कंपनियों से सीधा बात कर राज्य सरकार उन दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। तो राज्य सरकार कई स्तरों पर प्रयासरत है, लेकिन अगर टीके की बात कर ली जाए तो टीके के लिए कहीं ना कहीं राज्य सरकार की निर्भरता निर्माता कंपनियों और केंद्र सरकार पर है। और जाहिर सी बात है, केंद्र सरकार से जो राजनीतिक संबंध है राज्य के,
मुख्यमंत्री खुले तौर पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते रहते हैं, तो ऐसे में यह माना जा सकता है कि राज्य और केंद्र के बीच में जो राजनीतिक संबंध हैं वो मधुर नहीं हैं। तो इन वजहों से भी राज्य को टीके की आपूर्ति में थोड़ी परेशानी हो रही है। टीके की आपूर्ति सही तरीके से या सही मात्रा में नहीं हो पा रही। ठीक है कुंदन जी, लौट कर आऊंगा। राजेश ठाकुर, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, ऑनलाइन पर। राजेश जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी नमस्कार। राजेश जी, झारखंड में 45 प्लस के 72%, 18 प्लस के लोगों को 98.5% टीका अभी तक नहीं लगा सर। रफ्तार बहुत स्लो है सर, और एक वैक्सीनेशन ही मात्र एक हथियार है जो हमें जीत दिलाएगा इस कोरोना की जंग से। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन सभी चीज की डिपेंडेंसी है। वैक्सीन के उपलब्ध होने पर ही सारी चीजें हो सकती है। हमें जितना वैक्सीन मिल पा रहा है, हम पूरी तरह प्रयासरत हैं कि वो लोगों तक पहुंच जाए, लोगों को लग जाए। और हमें लगता है कि जो वैक्सीनेशन का वो खोला गया कि 18 से 45 साल के लिए है, उस हिसाब से केंद्र सरकार की कोई तैयारी नहीं थी। और बगैर तैयारी के, बगैर किसी तरह के इंतजाम के अगर इस तरह की बातें होती है, तो आपने देखा कि कई बार अभी जो पिछले दिनों जो 45 प्लस वाले लोगों को वैक्सीन लग रही थी, और बाद में कहा गया कि पहले 28 दिन के अंदर 2 डोज लगने चाहिए, फिर कहा गया 42 दिन के अंदर लगना चाहिए, फिर कहा गया कि 92 डेज पे लगना चाहिए। तो इस तरह से कई तरह की भ्रांतियां फैलती है। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार या जो दवाई कंपनियां हैं वो नहीं उपलब्ध करा पा रही हैं टीके, इसलिए दायरा बढ़ाया जा रहा है। कई लोगों के मन में शंका होती है, जो लोग पहले ले लिए 28 दिन पे, उनको लगता है कि अगर आईसीएमआर इस तरह की बात कर रहा है कि नहीं 92 डेज या 4 महीने के बाद लेने से ज्यादा फायदेमंद होगा, तो उनको लगता है कहीं 28 दिन पे ले लिया वो नुकसान तो नहीं कर गया। और कई लोगों को ये लगता है कि शायद वैक्सीन की कमी के कारण ये लोग ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में लगता है कि कहीं उसका इफेक्ट नहीं खत्म हो जाए दूसरे डोज तक। तो इस तरह की कई तरह की भ्रांतियां हैं, और इसके लिए हम समझते हैं कि राज्य सरकार कई चीजों की व्यवस्था नहीं कर पाई है, उसके लिए जिम्मेदारी हमारी बनती है। हम बहुत मानने वाले लोग हैं इस बात को कि हाँ कहीं कुछ कमियां रह गई थी जिसको हम लोग पूरी तरह से पहले टैकल नहीं कर पाए थे। लेकिन जैसे ही वो भी उसका भी एक कारण था कि केंद्र सरकार हम लोगों को आगाह नहीं कर पाई, और या हम आगाह नहीं हो पाए, तो इस वजह से थोड़ी परेशानी हुई। लेकिन हमने बहुत जल्दी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए हैं, और हम अब 3rd वेव की भी तैयारी में लग गए हैं। लेकिन वैक्सीनेशन का जहां तक सवाल है, जहां तक रेमडेसिविर का सवाल है, और आदि कई दवाइयां हैं जो हमें नहीं मिल पाती है, वो केंद्र सरकार के कंट्रोल में है। वो अगर मिलने लगेगी तो हम समझते हैं बहुत जल्द हम लोग सारी चीजों पर काबू पा लेंगे। और हमने काबू पर बहुत हद तक कोरोना पर काबू पाने का काम किया है। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं कोरोना को काबू पाने में। आप देखिए, जो हम लोगों ने लॉकडाउन किया था वो भी बहुत अच्छा और सफल रहा है। थोड़ी बहुत परेशानी हुई लोगों को, उसके लिए हमें खेद है, लेकिन लॉकडाउन का मतलब ही है कि परेशानी होना, और जब बड़े परेशानी से मुक्ति पाना है तो छोटी मोटी परेशानी झेलनी पड़ेगी। उस नाते जो हम लोगों ने पास का सिस्टम लागू किया था, कई लोगों ने आलोचना भी की, लेकिन अल्टीमेटली हमारा गोल बिल्कुल मछली की आंख पर है हमारी नजर, और हम उसको भेदना चाहते हैं। तो इसलिए कोरोना को भेदने के लिए इस तरह के निर्णय लेने पड़ रहे हैं, और तमाम निर्णयों से फायदे मिल रहे हैं। वैक्सीन के लिए हम लोग बहुत कुछ सोच विचार कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम लोग उसको स्पीड अप करेंगे। ठीक है, हमारे एडिटर कुंदन जी भी लाइव में बैठे हैं। कुंदन जी, राजेश ठाकुर जी हैं लाइन पर। राजेश जी, कल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, और उस याचिका में उन्होंने यह मांग की है कि केंद्र सरकार को निर्देशित किया जाए कि अमृत वाहिनी ऐप, जो झारखंड सरकार ने जिसको निर्मित किया है, उस ऐप के जरिए लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि यह ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से काम करता है। राजेश जी, एक बड़ा सवाल है, चूंकि टीके की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, इस बात से पूरी राज्य की जनता वाकिफ है, समझ रही है, लेकिन क्या ऐप के बदल जाने से यह समस्या दूर हो जाएगी? नहीं, देखिए, ये सही आप कह रहे हैं कि ऐप के बदलने से समस्या दूर नहीं होगी, लेकिन हम इसके लिए और भी आगे जाएंगे। ये सिर्फ ऐप बदलने की बात नहीं,
हम ये भी कहेंगे कि हमें केंद्र सरकार पर इस तरह की आत्मनिर्भर मत रहने दीजिए, हमें खुद आत्मनिर्भर बनने दीजिए और हमें सीधा संपर्क दवाई कंपनियों से करके हमें दवाई मिलनी चाहिए। हम इस बात के लिए भी आगे सोच रहे हैं कि किस तरह से हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दे पाए। हम तमाम पहलुओं पर विचार कर रहे हैं, इसलिए हमने अमृत वाहिनी ऐप जो है उसका इजाद किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल पाएगा। देखिए, एक और बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि ये जो आपने जो केंद्र सरकार ने ऐप बनाया है वो बिल्कुल अंग्रेजी में है, ठीक है। अब इस तरह का जो लोग अपना नाम नहीं लिख पाते हैं अंग्रेजी में, पता नहीं प्रधानमंत्री जी को कैसे लगता है कि अभी भी भारत अंग्रेजों का गुलाम है। 70 वर्ष हो गए गुलामी से हम लोगों को बाहर आए, लोग हिंदी पढ़ते समझते हैं, अंग्रेजी में दिक्कत होती है और गांव ग्राम के लोगों को वो पूरा फॉर्मेट भरना है, कोविन है। अब हम अपनी वाहिनी अमृत वाहिनी लाएंगे तो हम उसको अपने हिसाब से सारी चीजें करेंगे। आप देखिए, परेशानी ये नहीं है, जितने वैक्सीन मिल रहे हैं वो भी वैक्सीन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं दे पा रहे हैं। आप अगर देखेंगे, पूरा अगर सर्वे करेंगे तो बहुत बुरा पोजीशन है ग्रामीण क्षेत्रों का, क्योंकि उसमें ये बना हुआ है कि ये नाम भरिए, ये कीजिए, सारा कुछ कीजिए, उसके बाद आपको स्लॉट अलॉट होगा। उस पर भी हम लोगों ने कई तरह से विचार किया है और अब अलग अलग तरह से शिविर लगा करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को देने का काम शुरू कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों के लिए हमको कहीं ना कहीं उस कोविन जो ऐप है उससे हटना पड़ेगा। हमारी वो बाध्यता खत्म होनी चाहिए। हम सिर्फ प्रधानमंत्री जी का अगर फोटो वो कोविन ऐप पे निकल रहा है तो उसके लिए सिर्फ हम नहीं ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर कोविन ऐप पे आपने फोटो डाला है और सारी जिम्मेदारी कोरोना से मुक्त कराने की आपने ली हुई है तो डेथ सर्टिफिकेट पे भी आपका फोटो होना चाहिए। डेथ सर्टिफिकेट पे आपका फोटो क्यों नहीं? तो हम समझते हैं इस तरह ये कोई मसला ही नहीं है। केंद्र सरकार को आत्मनिर्भर, पहले प्रधानमंत्री जी लगातार बोलते आए हैं आत्मनिर्भर बनिए, और आत्मनिर्भर किसी को बनने नहीं देते हैं। दवाइयों के मामले में हम अगर अरे जब राज्य का कोष खर्च होगा तो आप किस बात के नियंत्रित पदाधिकारी बने हुए हैं हमारे? हम राज्य में अगर हमें इंजेक्शन वैक्सीन मिलने लगेगा तो हमें फिर दिक्कत नहीं रहेगी, हम अपने हिसाब से वैक्सीन मंगाएंगे, अपने हिसाब से लोगों तक पहुंचाएंगे। और हम ही कर रहे हैं, जब हम ही कर रहे हैं और हमारा ही खर्चा होना है तो हमें पूरी आजादी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। हम इस ऐप के तहत देना चाहते हैं वो देना चाहिए। हमें नहीं लगता कि केंद्र सरकार को कोई परेशानी होनी चाहिए। हेलो राजेश जी, लगे हाथ एक दूसरा सवाल कि यह आप मानेंगे कि इस दूसरे स्ट्रेन के दौरान सबसे अधिक लोड झारखंड में कहीं था तो वो राजधानी रांची के ऊपर था। यहाँ पर सबसे ज़्यादा संक्रमित निकलकर सामने आ रहे थे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मौतें हो रही थी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों की ज़रूरतें नज़र आ रही थी, क्योंकि आसपास के ज़िलों से तमाम लोग अच्छे स्वास्थ्य उपायों की वजह से राजधानी रांची की तरफ आ रहे थे। लेकिन जब टीकाकरण की बात आई है तो यह देखा गया है कि जमशेदपुर में टीका केंद्रों की संख्या भी ज़्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा लोगों का टीकाकरण भी हो रहा है। बनिस्पत राजधानी रांची की बात कर लें तो 18+ के वैक्सीन सेंटर्स और 45+ के वैक्सीन सेंटर्स की कमी रेस्पेक्टिवली जमशेदपुर से कम है, जबकि जमशेदपुर से ज़्यादा लोड राजधानी रांची के ऊपर है। ऐसा महज सिर्फ इसलिए है कि स्वास्थ्य मंत्री उस इलाके से आते हैं? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप जो ये बातें कह रहे हैं कि ज़्यादा मरीज आए और ज्यादा माने घटनाएं घटी, तो इसका कारण सिर्फ एक था कि राजधानी है रांची, और रांची राजधानी होने के कारण सिर्फ आप झारखंड के जिलों से लोग नहीं आए, लोग इलाहाबाद और बनारस तक से आए झारखंड और रांची में इलाज करवाया। पटना से आए लोग, गया से आए, कहीं दूसरे राज्यों में कोई व्यवस्था नहीं थी और इसलिए इस राज्य में सारी व्यवस्था चरमरा गई। किसी को हम हेल्थ की सुविधा देने से मना नहीं कर सकते हैं। हम बंगाल का कोई बोकारो में आ गया तो हम उसको मना नहीं कर सकते हैं, कोई बंगाल का जमशेदपुर में चला गया उसको मना नहीं कर सकते हैं। आपको भी पता होगा वैक्सीन के मामले में कई राज्य के लोग, अगल बगल के राज्य के लोग आकर के वैक्सीन लगवा जा रहे थे। हम लोगों ने थोड़ा प्रयास किया है कि वैक्सीन चूंकि सीमित मात्रा में मिल रही है तो उसका सदुपयोग हो, यहाँ के लोगों को लगे। तो हम नहीं ऐसा समझते हैं कि इस तरह की कोई बात है, और जैसे जैसे वैक्सीन की संख्या जो हमें वाइल मिलेंगे वैसे वैसे सभी जिलों में होना है। और देखिए,
क्या है कि शहरी क्षेत्रों में थोड़ी जागरूकता ज्यादा है, इसलिए लोग ज्यादा चाहते हैं कि हम वैक्सीन पहले ले लें। लेकिन वही चीज को अभी हमको ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाना है और उसको और बढ़ाना है, तभी जाकर के हम समस्त झारखंड को एक नजरिए से देख पाएंगे। अभी लगता होगा कि जमशेदपुर में ज्यादा हो रहा है क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जी वहाँ के हैं, तो ऐसा लगता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस तरह की कई बातें रात में सपने में आती है और सुबह फिर वो इसका उद्गार करते हैं, उस पर कोई बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। ध्यान हमारा फोकस पूरा वैक्सीनेशन पे है और हम पूरी तरह से कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं। जरा सा प्रधानमंत्री जी हमारे ऊपर नजरें इनायत करें और वैक्सीन देने का काम करें तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन का जो टीकाकरण का जो चल रहा है कार्यक्रम, उसको सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री जी को दिखा करके कि हम काम कर सकते हैं और हमने काम करने की क्षमता है। और जहां तक राजनीतिक बातें होती है कि राजनीतिक रूप से कोई सहमति नहीं बनती है, तो यहाँ अगर कई राज्यों में तो डबल इंजन की सरकार है, वहाँ क्या बुरा हाल है, कितने लोग रोजाना मर रहे हैं, श्मशान और गंगा जी लाशों से लबालब है, किसी से छुपा नहीं। तो हम समझते हैं बेहतर प्रबंधन की जरूरत है, वो करने में हम लोग लगे हैं। हमको अगर वैक्सीनेशन भी ठीक से मिलने लगे तो हम बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। चलिए, शुक्रिया राजेश ठाकुर जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। कुंदन जी, एक अहम सवाल ये है कि देखिए, भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, जहां पर वैक्सीन इस समय बनाई जा रही है अन्य कंपनियों में और जहां से सप्लाई की जा रही है, उन कंपनियों का ये कहना है कि हम तो पर्याप्त मात्रा में तैयार कर रहे हैं, हमें जितना लक्ष्य दिया गया उतना हम काम कर रहे हैं, लेकिन क्या वितरण करने में ही कहीं पर दिक्कत आ रही है, कहीं पर घोटालेबाजी वाली तस्वीरें, या फिर कोई वैक्सीन को दबाने में लगा है? ये भी हो सकता है कुंदन जी। देखिए, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है सागर कि दोनों कंपनियां जो आज की तारीख में वैक्सीन निर्माण कर रही हैं, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, इन दोनों कंपनियों के संस्थानों से जो निर्माण हो रहा है उसकी मात्रा सीमित है। आप अनलिमिटेड प्रोडक्शन या अनलिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर प्लांट का इसका एक मैक्सिमम आउटपुट लिमिट होता है। अब उस स्थिति में इन दोनों कंपनियों के द्वारा जो निर्माण किया जा रहा है, तो इन दोनों कंपनियों के ऊपर केंद्र सरकार का बहुत ही सख्त पहरा एक तरीके से समझने बिठाया हुआ है और जितना भी निर्माण हो रहा है वो केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर ही तमाम जगहों को भेजा जा रहा है, उसकी आपूर्ति की जा रही है। अब जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार अब किन परिस्थितियों में, किन मानसिकता के आधार पर यह तय कर रही है कि किस राज्य को कितने वैक्सीन की आपूर्ति की जानी है, जबकि हकीकत यह है कि तमाम राज्य अपने संसाधनों से, अपने पैसों से इन वैक्सीन को खरीद कर मंगा रहे हैं। साथ ही साथ दूसरी बात यह थी कि जो पिछले जो मौजूदा साल का बजट पेश किया गया था, उसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 35,000 करोड़ रुपए के टीकाकरण अभियान का एक बजट सुनिश्चित किया था स्वास्थ्य महकमे के लिए कि पूरे देश का टीकाकरण किया जाना है। अब उस बजट के होने के बावजूद राज्य सरकारों को किन परिस्थितियों में खुद से वैक्सीन की खरीद करके अपने राज्यों तक वैक्सीन मंगाना पड़ रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। इस सवाल के जवाब को भी ढूंढने की कोशिश की जानी चाहिए। जाहिर सी बात है, जो वैक्सीन निर्माता हैं वो केंद्र सरकार के आप कह सकते हैं गाइडलाइन के तहत, केंद्र सरकार के निर्देश के तहत ही वैक्सीन को विभिन्न राज्यों को की आपूर्ति कर रही है। अब झारखंड उस प्रायोरिटी लिस्ट में कहां आ रहा है और झारखंड के लिए केंद्र सरकार के क्या निर्देश हैं, किस मात्रा में कब वैक्सीन की सप्लाई की जानी है, यह भी एक बड़ा अहम सवाल है। और ऐसे में जिस मात्रा में झारखंड को टीका मुहैया कराया जा रहा है, मैं सागर आपको बस इतना ही कह सकता हूं कि राजनीतिक प्रपंच में, राजनीतिक मतभेदों की वजह से या राजनीतिक मनमुटाव की वजह से कहीं ना कहीं झारखंड की जनता भुगतने की स्थिति में है और नुकसान झारखंड की जनता का ही हो रहा है। सागर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह से हमने आज के दिन जिक्र किया कि वैक्सीन हथियार लेकिन सुस्त पड़ी रफ्तार, ये रफ्तार अभी भी बहुत सुस्त है, क्योंकि जो कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं उनका ये कहना कि हमारे पास भी संसाधन सीमित है। ऐसे में जो विदेशी वैक्सीन हैं उनको कब तक भारत में लाया जाएगा, उनका वितरण कैसे किया जाएगा, कैसे रणनीतियों में बदलाव करेगी सरकार, ये तमाम ऐसी बातें जो बहुत अधिक देखने वाली हैं कि आखिर कैसे आम लोगों तक वैक्सीन जल्द से जल्द पहुंचेगी। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।